अल्कीन्स छा होते हैं, देखते हैं अल्कीन्स छा होते हैं। हमें पता है कि अल्कीन्स जो हैं, क्या पता है कि अल्कीन्स क्या होते हैं। अल्कीन्स जो हैं ओपन चेन कंपाउंड। अल्कीन्स आर ओपन चेन के बाद अनसेचुरेटेड। अब अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दो किस्म के होते हैं, एक वो जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, एक वो जिनमें ट्रिपल बॉन्ड हो। तो अल्कीन्स कौन से हैं? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले अनसेचुरेटेड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कार्बन की चारों वैलेंसीज फुली सेटिस्फाइड नहीं है। भाई किससे सेटिस्फाइड नहीं है? सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड से नहीं। इनमें एक पाई बॉन्ड मौजूद है, इस वजह से हम इनको क्या कहते हैं? ठीक है, कैमरा सेट करूं? कैमरा सही है? एक सेकंड, व्हाट इज रॉन्ग विथ कैमरा? कैमरा में क्या गलत है? अच्छा, इधर शिफ्ट हो गई। चले भी, कैमरा सही हो गई, अब सही है। ओके, तो अल्कीन्स आर आल्सो कॉल्ड ओलिफिन्स। ओलिफिन्स में दो जो है वर्ड्स हैं, लैटिन वर्ड ओलिफियांट, और इसको ओलियम भी कहते हैं। ओलियम मीन्स आयल, फिकेयर मीन्स फार्मिंग। तो इनको आयल फार्मर क्यों कहा जाता है, कि ओलिफिन्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो क्लोरीन और ब्रोमीन है, ये आयली प्रोडक्ट्स बनाते हैं। कौन से? बिकॉज लोअर अल्कीन्स जो हैं, छोटे छोटे जो अल्कीन्स हैं, वो क्लोरीन और ब्रोमीन जब उनमें लगता है तो ये उनके साथ आयली प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो आयल बनाने की वजह से हम इनको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ओलिफिन्स कहते हैं। दूसरी बात, पुराने बुक्स में ये भी रीज़न था कि जो आयल्स होते हैं उनमें अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। आयल्स में अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स, इस वजह से भी इनको क्या कहते हैं? आयल फार्मर कहते हैं। जनरल फार्मूला CnH2n, और क्योंकि इनमें एक पाई बॉन्ड है, कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है, तो उन दो कार्बन के पास जो पाई बॉन्ड बना रहे हैं उनके पास दो हाइड्रोजन कम होंगे। तो अल्कीन्स में, अल्केन्स की कंपेरिजन अल्केन्स में क्या था? इधर +2 दे रहे थे, यहाँ पे खाली क्या है? CnH2n। यानी इनके पास दो हाइड्रोजन क्या होंगे? कम होंगे, दो हाइड्रोजन कम होंगे। यानी ये देखें कि अगर हमारे पास इथीन है तो वो ये होगा, अगर इथेन है तो वो ये होगा। एक हाइड्रोजन इस पे कम है, एक हाइड्रोजन इस कार्बन का कम है, तभी जाके बनेगा क्या? डबल बॉन्ड। दे हैव 2 हाइड्रोजन एटम। उसके बाद दे आर रिंग चेन आइसोमर्स ऑफ साइक्लोअल्केन्स, के साइक्लोअल्केन और अल्कीन्स, साइक्लोअल्केन और अल्कीन्स एक दूसरे के रिंग चेन आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, और दीज कंपाउंड्स कंटेन एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो इनमें कम से कम एक डबल बॉन्ड होगा। उसके बाद सिग्मा बॉन्ड कितने भी हो सकते हैं, और जो कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन सिग्मा बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बेपनाह हो सकते हैं, पर डबल बॉन्ड अगर एक भी है तो हम कंपाउंड को अनसेचुरेटेड कहेंगे, उसको अल्कीन कहेंगे। ठीक है बेटा, इस पेज में कोई प्रॉब्लम? सिंपल सा इंट्रोडक्शन है। एनी प्रॉब्लम? हेलो, एनी प्रॉब्लम बेटा? नो? ओके, तो इसको मैं सेव करता हूँ। मे बी इस USB में सेव हो, दिखा तो वो भी रही थी, सेव्ड सक्सेस हो नहीं रही थी। ये क्या चीज़ है? क्या है? एंटी काउंटर रंग ये वो। अच्छा, इधर है। नॉनसेंस। समथिंग। अच्छा, PDF नहीं है। अच्छा, PDF नहीं है तो क्या चीज़ है? अल्कीन्स PDF ये है ना, डॉक्स आ गए, डॉक्स। नहीं समझी, रंग फीके क्यों हो गए? पहले बार हो, इसको देखें ज़रा कि द रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स आर ड्यू टू वीक पाई बॉन्ड। इस डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड। सिग्मा और पाई में वीक कौन? स्ट्रांग कौन? सिग्मा। पहले टूटेगा कौन?
थोड़ी एनर्जी किसको चाहिए? तो पाई बॉन्ड की वजह से इसके रिएक्शंस होंगे। तो इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है, जो रिएक्शंस होंगे वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के होंगे, ठीक है। ईच कार्बन एटम इन्वॉल्व इन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कि जो वो दो कार्बन जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना रहे हैं, ये दोनों क्या होंगे? sp2 है बनाइए, ये दोनों क्या होंगे? और ये ट्राइगोनल होंगे। वाइल जितने भी दूसरे कार्बन हैं जो सिंगल बॉन्ड बना रहे होंगे वो sp3 है बनाइए, वो क्या होंगे? sp3। तो स्ट्रक्चर को इधर कर लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। तो अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ईच कार्बन एटम, हमारे पास जो सिलेबस में स्ट्रक्चर है वो किसकी है? इथीन की। स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। इथीन में कितने कार्बन बेटा? 2। दोनों कार्बन क्या होंगे? दोनों डबल बॉन्ड बना sp2 के। कार्बन एटम्स जो हैं वो दोनों क्या हैं? sp2। अब sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में जो बॉन्ड एंगल होती है वो 120 डिग्री होती है, और जो एंगल होती है, जो शेप होता है वो क्या होता है? ट्राइगोनल, ठीक है। और ये मॉलिक्यूल प्लेनर होगा, यानी एक ही प्लेन पे आपके सारे एटम्स मौजूद होंगे। मॉलिक्यूल जो है वो क्या होगा? प्लेनर होगा, ठीक है। एक ये बात हो गई, ठीक है। अब हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो कार्बन के पास ऑर्बिटल्स अवेलेबल कितनी होती हैं? 4। कितनी ऑर्बिटल होती हैं? 4। 4 में से ठीक है, 4 में से कितनी ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज हो रही हैं? 3। तो एक ऑर्बिटल रह गई जो हाइब्रिडाइज नहीं हुई, और जो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज नहीं होगी वो पाई बॉन्ड बनेगी। वो क्या बनेगी? तो 3 ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइज हुई हैं वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगी। तो इथीन में 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे हर कार्बन के, और एक क्या होगा? पाई बॉन्ड। तो 3 पाई बॉन्ड जो है, यानी 3 ऑर्बिटल जो हैं वो हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होगा। तो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ट्राइगोनल होगी इस तरह से। इसमें एंगल कितनी होगी? 120 डिग्री। ये तो हो गया एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, दिस इज द सेकंड कार्बन, वो भी इस तरह से होगा। सेकंड कार्बन, हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज, sp2, उसके बाद ये भी sp2, और ये कार्बन कार्बन ओवरलैपिंग से लीनियर ओवरलैपिंग हुई और बॉन्ड बना कौन सा? सिग्मा बॉन्ड। तो पहले ही पहला जो बॉन्ड बनेगा वो कौन बनेगा? कार्बन कार्बन। अब ये कार्बन कार्बन बॉन्ड कौन सा? सिग्मा बॉन्ड। कौन सी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं? sp2 इस कार्बन की, sp2 इस कार्बन की, ठीक है। तो बाकी क्या रहेगा? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो है उसके पास s ऑर्बिटल होती है। हाइड्रोजन कभी डबल बॉन्ड नहीं बना सकता क्योंकि उसका वैलेंसी एक है, एक ही बॉन्ड बना सकता है। तो हाइड्रोजन, दूसरी जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल रह गई हैं उन पे क्या? हाइड्रोजन लगे, तो 4 हाइड्रोजन लगे, ठीक है। तो अब ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन चुकी है। 120 की एंगल रखोगे, 120 डिग्री, ठीक है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, यानी हर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो भी लीनियर ओवरलैपिंग से बन रहा है, और वो भी सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। वो भी सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। तो बन कैसे रहा है कि sp2 ऑर्बिटल कार्बन की है और s ऑर्बिटल किसकी है? हाइड्रोजन की, ठीक है। फिर अब क्या होगा? अब ये होगा कि हर कार्बन के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल pz ऑर्बिटल, जिसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये यानी इस तरह से समझ लें कि ये कार्बन है, कार्बन, ठीक है। तो इस कार्बन से हाइड्रोजन 120 के एंगल पे, दूसरा हाइड्रोजन 120 के एंगल पे, यानी एक ही प्लेन में। ये कार्बन, एक हाइड्रोजन, ये फिर 120 पे दूसरा हाइड्रोजन, ये कार्बन खुद एक ही प्लेन पे। तो ये मॉलिक्यूल प्लेनर है। अब क्या होगा कि आउट ऑफ द प्लेन क्या होगा? अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब ये हो गया कार्बन और हाइड्रोजन का प्लेन, ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। एक कार्बन के अनहाइब्रिडाइज्ड, दूसरे कार्बन के अनहाइब्रिडाइज्ड, आपस में क्या होंगी? पैरेलल। तो ये पैरेलल ओवरलैपिंग से क्या बनाएगी? पाई बॉन्ड। तो ये जो पैरेलल ओवरलैपिंग से क्या बनेगा? पाई बॉन्ड, ठीक है। तो भाई कार्बन कार्बन सिग्मा कैसे बना? लीनियर ओवरलैपिंग से। कौन सी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है? sp2 एंड sp2। कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड कैसे बना? लीनियर ओवरलैपिंग से। कौन सी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है? sp2 एंड s, ठीक है। फिर क्या बना? कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड बना, कैसे बना? पैरेलल ओवरलैपिंग से। कौन सी ऑर्बिटल से? pz, pz। क्लियर है बेटा? क्लियर है? क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? देख लें जरा। एक मरतबा देख लें बेटा।
कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। स्ट्रक्चर में कोई क्वेश्चन है? को सर एक ही पाए बांड है बेटा, एक पाए बांड है, बाकी सिग्मा है, 5 सिग्मा है। चले आगे बढ़ने से पहले वापस आते हैं। स्ट्रक्चर के बाद क्या चीज़ है? द कार्बन कार्बन डबल बांड का जो बांड डिस्टेंस है 1.34 एंगस्ट्रॉम। अब देखेंगे जो कार्बन कार्बन सिंगल बांड था 1.54 एंगस्ट्रॉम, डबल बांड का 1.34 एंगस्ट्रॉम। ये किसका? अल्कीन का। अगर एरीन का है, बेंजीन रिंग का, तो डबल बांड और कार्बन कार्बन सिंगल बांड दोनों बेंजीन रिंग के 1.39 एंगस्ट्रॉम होगा, ठीक है। और अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बांड है तो 1.20 एंगस्ट्रॉम। अगर नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बांड है तो 1.10 एंगस्ट्रॉम। नाइट्रोजन की साइज कार्बन से छोटी होगी, ठीक है। द कार्बन कार्बन बांड एनर्जी इज 598, यानी जो डबल बांड की एनर्जी है सिंगल बांड की कितनी थी? 347। 3 अब 347 इससे माइनस करें, यानी 598 माइनस 347, यानी ये सिग्मा बांड की एनर्जी है, ये सिग्मा प्लस पाई की है, डबल बांड की है, ठीक है। तो सिग्मा एंड पाई बांड की, तो डिफरेंस आएगा 251। ये डिफरेंस किसका होगा? 251 ये होगी किसकी? पाई बांड की एनर्जी। ये 347 इसमें सिग्मा की है, यानी टोटल डबल बांड की मिला के एनर्जी है 598। उसमें 347 क्या है? सिग्मा की एनर्जी, वो निकाल दें, बाकी कितनी रहेगी? 251। तो पाई बांड को तोड़ने के लिए 251, सिग्मा बांड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 347, ठीक है। इसलिए ये हम कहते हैं, क्या कहते हैं कि सिग्मा बांड इज स्ट्रांगर देन पाई बांड। यहाँ तक क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलें, उसके बाद है कि अल्कीन्स। अब अल्कीन्स नहीं, जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं, साइक्लिक हो, क्लोज चेन हो, ओपन चेन हो, स्ट्रेट चेन हो, ब्रांच चेन हो, कोई भी हाइड्रोकार्बन, सारे हाइड्रोकार्बन का बांड नॉन पोलर होता है। भले कार्बन कार्बन सिंगल बांड है, कार्बन कार्बन डबल बांड है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बांड है, कार्बन हाइड्रोजन बांड है, सारे नॉन पोलर बांड है। तो ये नॉन पोलर होते हैं, तो फिर किस में डिजोल्व होंगे? पोलर सॉल्वेंट में, नॉन पोलर में? ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होंगे, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं तो लंडन डिस्पर्शन फोर्स इसमें डोमिनेंट फोर्स होगी, ठीक है। और वी नो दैट लंडन डिस्पर्शन फोर्स एक कमजोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, तो इनकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होंगी? कम होंगी। कैसे कम होंगी? पोलर कंपाउंड। पर भाई कह रहा है कि अल्केन्स के मुकाबले में इनकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। अगर कार्बन सेम है तो इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा कोई पॉइंट में डिफरेंस हो, ठीक है। कि फर्स्ट 3 मेंबर्स यानी इथीन, प्रोपीन और ब्यूटीन, इथीन प्रोपीन और ब्यूटीन, मीथीन नहीं होता क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन डबल बांड होता है, तो कम से कम 2 कार्बन होगी, कम से कम। तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या यूज करेंगे? इथ। तो पहला मेंबर इथीन होगा। तो पहले 3 मेंबर इथीन, प्रोपीन और क्या क्या होंगे? गैसेज होते हैं। नेक्स्ट 11 मेंबर 5 to 15 लिक्विड होंगे, उससे ज़्यादा वाले 16 एंड हेवियर जो है वो क्या होंगे? सॉलिड होंगे। अल्कीन्स बीइंग नॉन पोलर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन अल्कोहल एंड ईथर। तो जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होगी या मॉडरेटली पोलर या लेस पोलर होगी उनमें डिजोल्व हो जाएंगे। दे हैव कैरेक्टरिस्टिक स्मेल एंड बर्न विथ ल्यूमिनस फिल्म, कि इनको एक, जो छोटे अल्कीन्स हैं इनको एक पर्टिकुलर स्मेल होती है। और ल्यूमिनस का मतलब ये कि जब इसको आप जलाएंगे तो ये ब्राइट जो है आपके ब्लू कलर से जलेंगे, ब्राइट फ्लेम से जलते हैं। देयर बॉइलिंग पॉइंट आर ऑलमोस्ट सेम एज दैट ऑफ अल्केन्स, की इनकी बॉइलिंग पॉइंट अल्केन्स के जैसी होती है। एनी प्रॉब्लम बेटा? जी बाबा, अल्कोहल एंड ईथर। अल्कोहल इज अ polar but moderately polar solvent, even though it has hydrogen bond, but it has ability to dissolve variety of organic compounds, polar as well as non-polar, दोनों। तो their physical properties like boiling point, melting point, हर होमोलॉगस सीरीज में, न सिर्फ इसमें बल्कि हर होमोलॉगस सीरीज में क्या होता है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो हैं वो बढ़ती जाती हैं जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। अल्केन में भी ऐसा होगा। और फिर जैसे अल्केन्स में हो रहा था कि स्ट्रेट चेन की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी या ब्रांच चेन की? स्ट्रेट चेन की। साइक्लिक की ज़्यादा हुई या स्ट्रेट चेन की? जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा, जिसका सरफेस एरिया, उसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी? ज़्यादा। गॉट इट?
इंक्रीज इन ब्रांचिंग, डिक्रीज, वो सारी सेम बात है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। इथीन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन फैमिली और ये कोल गैस में मिलता है। देखिए नेचुरल सोर्सेज अगर हम बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की 4 नेचुरल सोर्सेज हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसके बाद कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। जो कोल है, कोयला, जो थर्कोल है अभी अब हमारे पास मिला है चीन में, तो कोल की जब आप डिस्टिलेशन करते हो, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, यानी आप इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन उसको हाई टेम्परेचर पे क्या करते हो, उसको हीट करते हो, तो वहाँ से जो पहला कंपोनेंट मिलता है वो कोल गैस मिलता है। कोल गैस, कोल टार, कोक एंड अमोनिकल लिक्विड्स, ठीक है। तो ये कंपाउंड हमें वहाँ से मिलते हैं। बता तो टैंकी फुल करा चाहिए। तो उस कोल को जब आप डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करेंगे उसकी, तो वो आपको क्या देगा, वो आपको कोल गैस देगा। कोल गैस में इथीन की मैक्सिमम 9% हो सकती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इट इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, अभी मैंने आपको बताया। इट इज अ कलरलेस गैस विथ स्वीट स्मेल, इसका कोई कलर नहीं होता पर इसको खुशबू अच्छी होती है, और ये एनेस्थेटिक एजेंट है, बेहोश करने के लिए काम आती है। सर्जरी में अगर आप पेशेंट को किसी को ये अच्छी मिकदार में सुंघा दे तो वो क्या हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा, उसके बाद डॉक्टर की मर्जी है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जो इसकी खुशबू अच्छी है, यानी आप समझो कि परफ्यूम है, आपने सूंघ लिया, ठीक है, उसके बाद आप बेहोश हो जाओ, ठीक। उसके बाद डॉक्टर जो है ऑपरेशन करेगा, भाई आपकी किडनी शिडनी निकाल लेगा। तो इट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि एक नॉन पोलर कंपाउंड है, तो नॉन पोलर कंपाउंड हमेशा पानी में कम डिजॉल्व होगा, इसमें ऐसी कोई खास बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, यूजेस ऑफ इथीन की बात करें, इथीन के यूजेस की बात करते हैं बेटा, कि इट इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीथीन प्लास्टिक। अब पॉलीथीन प्लास्टिक जो आपके घरों में जो भी आप जो यानी आपकी फरमाइश पे जो वो डेड हजरात हैं, वो जो पप्पा हजरात हैं या बाबा हजरात हैं या अब्बा, जो वाट एवर डिफरेंट नेम्स यू कॉल देम, ठीक है, वो शाम को जब घर आते हैं तो उनके हाथों में काफ़ी चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो उन थैलियों में भरी होती हैं। दीज थैलियाँ आर मेड अप ऑफ व्हाट, पॉलीथीन प्लास्टिक, ठीक है। अगर आप किसी अच्छे ब्रांड पे जाते हो शॉपिंग करने के लिए, तो आपको जो है वो कपड़े वाले बैग या फिर आपको जो है वो मिलेंगे कागज़ वाले बैग मिलेंगे, ठीक है। अगर आप घर से में कोई चीनी आ रही है किराना स्टोर से, या फिर कोई जो है टमाटर आ रहे हैं, तो पॉलीथीन वाला बैग होगा। तो इलेक्ट्रिक केबल्स वगैरह में ये एज यूज़ करते हैं, प्लास्टिक बैग्स वगैरह से बनते हैं। एज अ हार्मोन फॉर आर्टिफिशियल रैपनिंग ऑफ सिट्रस फ्रूट, जो खट्टे फ्रूट होते हैं जिनमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है, उनके लिए एज अ हार्मोन काम करते हैं, उनकी अर्ली ग्रोथ कराते हैं, जल्दी ग्रोथ कराते हैं, ठीक है। एज अ जनरल एनेस्थेटिक एजेंट सर्जरी में इसको जो है बेहोश करने के लिए यूज़ करते हैं। इन मेकिंग हाईली पॉइजनस लिक्विड कॉल्ड मस्टर्ड गैस, इट वाज यूज्ड इन WW1 यानी वर्ल्ड वार 1। अब देखिए कि ये जो वर्ल्ड वार 1 में जो फास्जीन गैस जो ये जो मस्टर्ड गैस है, मस्टर्ड गैस की कंपोजिशन बेटा ये होती है CH2 CH2Cl CH2 CH2Cl। अब ये आपकी है मस्टर्ड गैस, ठीक है। अब इसका नाम मस्टर्ड गैस रखा हुआ है क्योंकि जो मस्टर्ड ऑयल होता है, जो उसकी स्मेल होती है, उसी तरह इसकी स्मेल होती है। इफ अदरवाइज ये हाईली जो है लिक्विड होता है, हाई बॉइलिंग लिक्विड होता है, ठीक है, हाई बॉइलिंग लिक्विड होता है। पर जैसे ही ये स्किन से कांटेक्ट में आएगा तो स्किन जो है उसमें ब्लिस्टर्स काज करेगा, स्किन गल सड़ के गिर पड़ेगी, ठीक है। अब गल सड़ के किस तरह से, ब्लिस्टर्स किसको कहते हैं? सिंपली कभी आपने चावल बनते देखें? अच्छा, जब चावल में पहले पानी उबालते हैं, फिर चावल डालते हैं, धो के चावल डालते हैं, ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पानी ऑल ऑफ सडन जल्दी जल्दी कम होता जाता है। जब बिल्कुल कानी नहीं, ये कांपे टांग रही थी, तो वो नहीं, यानी क्या कहा मैंने? नहीं, कोई और बात है, कोई और बात है, नहीं, कांपे टांग रही थी, पर ठीक है, नहीं, वो होता क्या था कि पानी जैसे जैसे कम होता जाएगा तो आप देखेंगे कि उस चावल के सरफेस पे बबल्स निकलते हैं, ठीक है, बबल्स निकलते हैं और शुकाट करके ऊपर आके बस्ट हो जाते हैं। तो ब्लिस्टर्स ये होते हैं कि आपकी स्किन से जैसे ही लिक्विड टकराएगा तो आपकी स्किन जो है उसी तरह से बबल्स के तरह ऊपर आके फट जाएगी, गिर पड़ेगी। यानी ये हाईली नुकसानकार केमिकल है, पॉइजनस केमिकल है, ठीक है।
अच्छा, रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात करें कि अल्कीन्स कौन सा स्टेबल होगा, कौन सा रिएक्टिव होगा, तो रिलेटिव स्टेबिलिटी, इनकी स्टेबिलिटी 3 फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो ईच एंड एवरी वन फैक्टर को हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। इसमें सेव करने की बात है, यस। अब इनका जो पहला फैक्टर है कि स्टेबिलिटी, अल्कीन कौन सा स्टेबल होगा, दैट इज द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन और डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी कितने, पहले इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कार्बन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे हर कार्बन की दो वैलेंसीज फ्री हैं, दो वैलेंसीज फ्री हैं। तो नॉर्मली इन पे क्या लगा होता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन थोड़ी कम जगह लेता है, तो ये आपका जो पिंक कलर वाला मैं लगा रहा हूँ, ये हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन की मौजूदगी में ये जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड में क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इनके जो प्रिंसिपल रिएक्शंस हैं अल्कीन्स के प्रिंसिपल रिएक्शंस हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी रूम टेम्परेचर पे इनके जो मेजॉरिटी रिएक्शन होंगे वो होंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। उनमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोफाइल एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, वो क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा और पाई इलेक्ट्रॉन लेके इसी पे चिपक जाएगा। अब रिएक्शन तब होगा जब ये इलेक्ट्रोफाइल आके पाई इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेगा। अब इसके रास्ते में रुकावट क्या है, रुकावट यहाँ पे लगे हुए ग्रुप, यहाँ पे लगे हुए, अब ये तो हाइड्रोजन छोटा है तो इनफ स्पेस है, ये इजीली इस पे अटैक कर सकता है, ठीक है। अगर मान ले कि मैं यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप लगा लेता हूँ, अगर हाइड्रोजन ये है तो मिथाइल में क्या होगा, एक बड़ा कार्बन होगा, उस पर क्या होंगे, 3 हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। तो आप नोट करें कि इसने अच्छा खासा स्पेस ब्लॉक कर दिया, तो इलेक्ट्रोफाइल अब इधर नहीं पहुँच सकेगा। अगर मैं इस साइड से भी एक जो है और कार्बन मिथाइल ग्रुप लगा दूं तो आप देखें कि ऑलमोस्ट इलेक्ट्रोफाइल का रास्ता क्या हो गया, बंद हो गया। थोड़ा सा स्पेस है, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ तक पहुँच सकता है। तो जितने अल्काइल ग्रुप आप ज़्यादा लगाते जाओगे तो इलेक्ट्रोफाइल ईजिली पाई इलेक्ट्रॉन्स तक नहीं पहुँच सकेगा। जब वो ईजिली पाई इलेक्ट्रॉन्स तक नहीं पहुँच सकेगा, जब वो ईजिली पाई इलेक्ट्रॉन्स तक नहीं पहुँच सकेगा तो फिर क्या होगा, रिएक्शन नहीं होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। तो डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी मोर द डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मोर द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स ऑन द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन, तो रिएक्टिविटी कम होती जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। यानी मोस्ट रिएक्टिव अल्कीन कौन होगा, इथीन होगा, इथीन। नो स्टेबलाइजिंग फैक्टर, कोई फैक्टर नहीं है जो इसको क्या करे, स्टेबलाइज करे। यानी अल्काइल ग्रुप बड़ी साइज वाला होगा तो वो रेजिस्ट करेगा। ये ज्यादा रिएक्टिव है किससे, जिसमें एक ग्रुप लगा हो। एक ग्रुप वाला ज्यादा स्टेबल होगा किससे, जिसमें 2 ग्रुप लगे हों। अब 2 ग्रुप वाले स्टेबिलिटी का आपको पता होगा कि सिस जो है वो कम स्टेबल होता है, ट्रांस जो है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये ज्यादा होगा किससे, ट्रांस से। अब ये मैं मिटा दूं, ये समझाने के लिए आपको बताया था। तो ये सिस से ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, ट्रांस होगा। इसका रीज़न बता दें जरा कि सिस ज़्यादा स्टेबल क्यों है और ट्रांस ज़्यादा रिएक्टिव, सॉरी सिस ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है, ट्रांस ज़्यादा स्टेबल क्यों है। रिपल्शन, सेम ग्रुप एक साइड पे क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये ज़्यादा होगा, इसमें कितने, 2 ग्रुप 3 वाले से। यानी अगर आपने इधर इधर और फिर इधर लगा दिया ग्रुप तो 3 ग्रुप हो गए, तो 3 ग्रुप रेजिस्ट कर रहे हैं। ये ज़्यादा होगा किससे, 4 ग्रुप वाले से। और ये तो मीथाइल, अगर और बड़ा ग्रुप लगा दें टर्शियरी ब्यूटाइल वगैरह तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो वाइल मूविंग फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, वाइल मूविंग फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट क्या हो रहा है कि रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, रिएक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज, एंड स्टेबिलिटी क्या हो रही है, स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। ये बात समझ आ रही है बेटा? अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। शाबाश, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसमें कोई क्वेश्चन है पता है, एनी क्वेश्चन? मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड इरेगुलर होता है, उसमें एविनार्ड का चक्कर होता है। यानी मेल्टिंग पॉइंट नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ने से बढ़ती जाएगी पर इरेगुलर मैनर में। यानी जो 5 कार्बन वाला आपका कोई भी अल्केन या अल्कीन होगा उसकी मेल्टिंग पॉइंट कम होगी 6 वाले से,
6 वाले की ज़्यादा होगी 5 से भी और 7 से भी, यानी इवन नंबर वाले जो कंपाउंड होंगे उनकी मेल्टिंग पॉइंट आड वालों से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आड यानी नेक्स्ट माइनस और नेक्स्ट लोअर और हायर, ये कर ले कि यानी अगर हेक्सेन है तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट पेंटेन से भी ज़्यादा होगी और हेप्टेन से भी ज़्यादा होगी। ये किसकी स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करूं बेटा? अब ये स्ट्रक्चर ही तो एक्सप्लेन की थी, और क्या एक्सप्लेन करूं? बता दें, क्वेश्चन बताएं। हाँ, सो रिपल्शन होगी, पर वो रिपल्शन इतनी इफेक्टिव नहीं है। रिपल्शन का जो रोल है ना ग्रुप की, वो इसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा है, पर ये थर्मल स्टेबिलिटी इनकी कम करेंगे। हम बात करें इसकी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की, उसका जो डोमिनेंट फैक्टर है कि इलेक्ट्रोफाइल को इजीली एक्सेस मिले पाई इलेक्ट्रॉन तक, वो नहीं मिल रही। इस वजह से ये ग्रुप क्या करेंगे, उसको रुकावट डालेंगे। अब वो जो बात करें ना आपके सेम ग्रुप सेम साइड पे है या जितने ज़्यादा होंगे वो रिपेल करेंगे, तो हाँ वो थर्मल स्टेबिलिटी जो है उसको डिक्रीज करेंगे। ये हम बात करें कि इनके रिएक्शन जो उनकी रिएक्टिविटी की बात करें, ये थोड़ा डिफरेंस है। रिएक्टिविटी शायद ऐसा कह नहीं सकते, ऐसा ही होता है। रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। और कुछ जल्दी बताएं। चलें आगे चलते हैं, इसको मैं सेव करता हूं और अगले पेज पे चलते हैं। अब देख, नेक्स्ट फैक्टर है कि हमारे पास जो नंबर एंड नेचर ऑफ डबल बॉन्ड के, डबल बॉन्ड कितने हैं और किस टाइप के हैं, इस बेसिस पे आपके जो अगर किसी भी अल्कीन में कम से कम 2 डबल बॉन्ड हैं, कम से कम 2 डबल बॉन्ड, उसको क्या कहते हैं? डाइन। 3 होंगे तो ट्राइन कहेंगे, 4 होंगे तो टेट्राइन। तो आप पोलीन वर्ड यूज़ कर सकते हैं डाइन के लिए भी और उनसे ज़्यादा के लिए भी, ठीक है। अच्छा, तो अब देखते हैं क्या चीज़ है कि भाई जो डाइन्स होते हैं, डाई का मतलब है मरना, इंस का मतलब है डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे डाई जो है 2 वाला है। तो डाइन्स 2 किस्म के होंगे, कॉन्जुगेटेड और दूसरा जो होगा क्यूमुलेटेड। और तीसरा जो होगा आइसोलेटेड। सब में पाई बॉन्ड हैं, 2-2 पाई बॉन्ड हैं, थोड़ा फर्क है। फर्क क्या है वो देखते हैं। आइसोलेटेड, ठीक है भाई। तो क्या क्या डिफरेंस है देखते हैं। अच्छा, कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड यानी कंपाउंड हो, उसमें 2 डबल बॉन्ड हो, तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, उसके बाद डबल बॉन्ड CH2, उसके बाद CH3। अब ये एक कॉन्जुगेटेड डाइन है। कॉन्जुगेटेड डाइन किसको कहते हैं कि डबल बॉन्ड हो, फिर सिंगल हो, फिर डबल हो, फिर सिंगल हो। तो अगर अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड, जैसे कि बेंजीन में होता है, हमने पढ़ा था ना कि बेंजीन जो है वो हार्डली या एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबल मॉलिक्यूल होता है, वो इसी वजह से होता है क्योंकि उसमें कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड है। इसी वजह से होता है क्योंकि उसमें कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो इस कंपाउंड में आपको डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, इस तरह से स्ट्रक्चर दिखा रही है। तो ये कॉन्जुगेटेड डाइन। क्यूमुलेटेड डाइन का मतलब ये होता है कि डबल बॉन्ड जो है वो कंटिन्यूसली फैला हुआ। यहाँ पे देखें डबल बॉन्ड लगातार है, कंटिन्यूस है, ठीक है, इसमें ब्रेक नहीं है, बीच में सिंगल बॉन्ड नहीं आ रहा। आइसोलेटेड कुछ इस तरह से होगा कि डबल बॉन्ड को एक से ज़्यादा सिंगल बॉन्ड क्या करें, सेपरेट करें। तो ये सिंगल बॉन्ड, उसके बाद CH2, फिर सिंगल बॉन्ड, उसके बाद CH, फिर डबल बॉन्ड, फिर CH2। अब यहाँ पे देखें कि कितने सिंगल बॉन्ड ने डबल बॉन्ड को सेपरेट किया, 2 सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे क्या है कि डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, डबल बॉन्ड लगातार है। यहाँ पे क्या है कि डबल बॉन्ड को 2 सिंगल बॉन्ड ने क्या किया है, सेपरेट किया है। इनकी स्टेबिलिटी कुछ इस तरह से होती है, यानी वाइल मूविंग फ्रॉम कॉन्जुगेटेड टू आइसोलेटेड स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। यानी मोस्ट स्टेबल कौन होगा, क्यों होगा, उसको मैं बताता हूँ। अब देखिए जहाँ पे भी कॉन्जुगेशन होती है तो कॉन्जुगेशन की एक कंडीशन है कि जितने भी आपके कार्बन एटम्स हैं
उनके पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, उनके पास एक, इस कार्बन के पास अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। अगर मैं इसकी कॉन्जुगेटेड डायल की बात करूं, कार्बन 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 कार्बन, 5 कार्बन है, ठीक है। तो 5 कार्बन में 4 कार्बन के पास, हर कार्बन के पास, एडजेसेंट कार्बन के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। एंड यू नो दैट अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाती है। क्या बनाती है? पाई बॉन्ड। तो अब देखिए कि चारों ही जो है लाइन में है, तो एक कंटिन्यूस बड़ी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी, ठीक है, जो चारों ही न्यूक्लियस के ऊपर क्या करेगी? एक्सटेंड करेगी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे यानी इस मॉलिक्यूल में कंटिन्यूस यहाँ तक जो है शीट होगी 4 पर, इस कार्बन पे नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ये इसके पास अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल नहीं है। यहाँ पे क्या होगा कि 3 कार्बन एटम पे पाई इलेक्ट्रॉन शीट क्या करेगी? डिलोकलाइज करेगी। यहाँ पे क्या होगा कि इन 2 कार्बन पे करेगी, फिर बीच में जो है नहीं कर सकेगी क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, इस कार्बन के पास अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल नहीं है, तो फिर इधर जाके करेगी, ठीक है। थोड़ा फर्क देखें कि 4 ऑर्बिटल्स कंटिन्यूसली एक दूसरे से मिली हुई हैं, 4 न्यूक्लियस उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं, 3 न्यूक्लियस 4 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, 4 न्यूक्लियस 4 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, 2 न्यूक्लियस 2 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, यानी ये लोकलाइज्ड पाई बॉन्ड हो गया, ये डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड होगा। डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड क्या होता है कि वो जो बॉन्ड है उस पाई इलेक्ट्रॉन्स को 2 से ज़्यादा न्यूक्लियस क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। नॉर्मली जो लोकलाइज्ड पाई बॉन्ड होता है जैसे इसमें, तो ये 2 न्यूक्लियस इस पाई इलेक्ट्रॉन्स को, ये जो पाई बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन्स को सिर्फ इस कार्बन का न्यूक्लियस और इस कार्बन का न्यूक्लियस क्या करे? अट्रैक्ट करे। अब क्योंकि ये पाई बॉन्ड इस कार्बन पे है नहीं, तो ये न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट नहीं कर सकेगा। यहाँ पे देखें ज़रा, ये कार्बन पाई बॉन्ड बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है, ये कार्बन पाई बॉन्ड बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है, ये कार्बन पाई बॉन्ड बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है। तो इसके पास भी पाई ऑर्बिटल है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, ठीक है। तो ये चारों न्यूक्लियस मिलके इस इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो जब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को 2 से ज़्यादा न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचें तो बॉन्ड को कहते हैं डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड। अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को सिर्फ 2 ही न्यूक्लियस आपस में खींचें तो उसको हम क्या कहते हैं? लोकलाइज्ड पाई बॉन्ड। उसको क्या कहते हैं? लोकलाइज्ड पाई बॉन्ड, ठीक है। तो इसी तरह से कॉन्जुगेशन यहाँ पे कहाँ यार, कहाँ पे कहाँ फेंक देते हो बस, ठीक है, फेंको ना भाई। कॉन्जुगेटेड, इधर कॉन्जुगेशन का फिलहाल कोई रोल नहीं है। तो क्यूमुलेटेड अल्कीन्स में क्या होगा कि इसमें एक sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये वाला, ये sp, ये sp2, तो इस वजह से sp हाइब्रिडाइजेशन की वजह से ये थोड़ा ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ। और एक और चीज़ है, एक और फैक्टर है, सिस ट्रांस का हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, फिर भी मैं आपको बता दूं कि सिस ट्रांस स्टीरियो केमिस्ट्री का क्या फ़र्क रोल है। तो ये आपकी स्टीरियो केमिस्ट्री है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री, यानी ट्रांस अल्केन मोर स्टेबल क्यों होते हैं, ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, और फिर भी देख लेते हैं कि ये ट्रांस जो हैं, ठीक है, ट्रांस में जो सेम ग्रुप हैं वो सेम साइड पे हैं कि अपोजिट पे हैं? अपोजिट पे हैं, तो उनमें जो रिपल्शन है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सिस में क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो इसकी क्या होगी? एनर्जी हाई होगी। एनर्जी क्या होगी? हाई। स्टेबिलिटी क्या होगी? स्टेबिलिटी लो होगी, ठीक है। इसमें क्या होगा? एनर्जी लो होगी, स्टेबिलिटी क्या होगी? हाई होगी। अब कोई क्वेश्चन से पूछ लें, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ था, किसमें? आइसोमेरिज्म में, ठीक है। कोई क्वेश्चन से पूछते जाएं, उसके बाद ब्रेक करें। एनी क्वेश्चन?